अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉविट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अपनी इंटरनेशनल लॉ की प्रीवियस वीडियो में हमने ये बात डिस्कस की थी कि इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया था और इंटरनेशनल लॉ की स्कोप, सिग्निफिकेंस और उसकी काइंड्स को हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ वाकई में एक लॉ है। आप सोच रहे होंगे अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने कि जाहिर है इंटरनेशनल लॉ के आगे लॉ लिखा हुआ है तो मतलब ये लॉ ही तो है। दरअसल बात यह है कि कुछ ऐसे ज्यूरिस्ट हमारे पास गुजरे हैं या फिर कुछ ऐसे फैक्ट्स वगैरह हैं जिनकी वजह से हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है। वो कौन कौन से आर्गूमेंट्स हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल आज के दौर में ये एक आउटडेटेड सा क्वेश्चन लगेगा कि इंटरनेशनल लॉ है या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एक लॉ है। क्योंकि आज इंटरनेशनल लॉ इतना डेवलप हो चुका है, हम इसको आर्ग्यू करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए लाजमन पता होना चाहिए। दरअसल ये क्वेश्चन अराइज तब होता है जब हम इंटरनेशनल लॉ को अपने डोमेस्टिक लॉ, स्टेट लॉज के साथ कंपेयर करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब एक स्टेट जो है बनती है, एक स्टेट के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के तहत उसमें कुछ ऑर्गन्स बनते हैं। बेसिकली 3 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले ऑर्गन होता है लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन एक ऐसी बॉडी होती है जो कि स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और वो रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए, स्टेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए लॉज को लेजिस्लेट करती है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाती है। ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्गन। सेकेंड ऑर्गन स्टेट के अंदर होता है एग्जेक्टिव ऑर्गन। एग्जेक्टिव ऑर्गन का काम ये होता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने बना दिए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंटेशन जो है फिर एग्जेक्टिव का काम हो जाता है और डे टू डे जो वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो भी इन्होंने देखना होता है साथ ही साथ। थर्ड हमारा ऑर्गन होता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम ये होता है कि वो लॉज जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी ने बना दिए हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ हमारी होती हैं, जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ होती हैं, उनके जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको उनकी इंटरप्रिटेशन करना, ये काम होता है आपकी जुडिशरी का। और साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि क्या कहीं पर लोगों के राइट्स की वायलेशन तो नहीं हो रही, क्या कहीं पर लॉज वायलेट तो नहीं हो रही। अगर लॉज या लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनको रिड्रेसल करना भी जुडिशरी का काम होता है। तो बेसिकली एक स्टेट के अंदर ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। जब हम इस स्टेट के मैकेनिज़्म को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं कि क्या ये मैकेनिज़्म, ये इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म, ये लेजिस्लेटिव मैकेनिज़्म, ये इंटरप्रिटेटिव जो मैकेनिज़्म है, ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी मौजूद है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वहाँ पर तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। क्योंकि जब हम इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं तो हमारे पास कोई भी एक यूनिफॉर्म, एक ऐसी बॉडी नहीं है जो कि हमारे लिए लॉज वगैरह बना सके स्टेट्स के लिए, कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स के लिए। दूसरी चीज़ हम जब देखते हैं कि कोई भी एक ऐसी एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है जो कि इन लॉज की वो लॉज जो कि बनाए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। कोई भी ऐसी यूनिफॉर्म सेंट्रल बॉडी नहीं है हमारे पास जो कि एक प्रॉपर फोर्स के ज़रिए, सेंट्रल फोर्स के ज़रिए उन लॉज को इम्प्लीमेंट करा सके। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि थर्ड ऑर्गन भी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में मौजूद नहीं है। आप ये कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में आपकी ट्राइब्यूनल्स, जुडिशरीज वगैरह अवेलेबल तो हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, लेकिन वो जो जुडिशियल बॉडीज़ हैं उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट्स की कंसेंट के ऊपर बेस करती हैं। जब तक एक स्टेट जो है अपनी कंसेंट नहीं देगी उसका मैटर किसी भी कोर्ट के आगे जो है वो नहीं लाया जा सकता। तो इससे हम ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास कोई भी बाइंडिंग ऐसी और इम्पार्शियल अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है जो कि स्टेट्स की तरफ जो है बाइंडिंग डिसीजंस वगैरह जारी कर सके। और जब वो डिसीज़न अगर वो इन केस जारी भी हो जाते हैं तो उनको जो है एक इन्फोर्समेंट उनकी कराना भी एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। इस वजह से जो है ये आर्ग्यूमेंट की जाती है कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ प्रॉपर नहीं है। अपने कंक्लूजन पर आने से पहले हम क्या करेंगे, 2 ज्यूरिस्ट की डेफिनेशंस को कंसीडर करेंगे, जिनमें से एक स्कूल ये कहता है, एक ज्यूरिस्ट ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है बल्कि सिर्फ रूल्स ऑफ मोरालिटी तक महदूद है। स्टेट चाहें तो उसको फॉलो करें, स्टेट चाहें तो उसको फॉलो ना करें, उनकी अपनी मर्जी है। दूसरा जो है स्कूल, दूसरा ज्यूरिस्ट जो है वो ये कहता है कि नहीं,
हालांकि इंटरनेशनल लॉ में एक सेंट्रल पावर नहीं है जो कि इनको इन्फोर्स करा सके, उसके बावजूद भी इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स जो हैं इन लॉज के लिए अपनी कंसेंट देती हैं और कंसेंट के साथ साथ वो कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को अंडरटेक करते हैं जो कि उनके ऊपर फिर आगे जाकर बाइंडिंग हो जाते हैं। तो चलिए इन दोनों डेफिनेशंस को कंसिडर करते हैं। इस आर्ग्यूमेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन कंसिडर करेंगे मिस्टर जॉन ऑस्टिन की। मिस्टर जॉन ऑस्टिन जो कि एक पॉजिटिव ज्यूरिस्ट थे और पॉजिटिव स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस के बानी भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने लॉ के अंदर बहुत आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट किया। वो किस तरह से कि इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ जो है वो इन्हीं की दी गई है, जिसमें ये कहा जाता है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, जो कि तकरीबन हर ज्यूरिस्ट जो है उसको उसके साथ अग्री करता है। मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक लॉ इज़ कमांड, पहली बात तो इन्होंने कह दिया कमांड है किसकी, एक डिटर्मिनेट सुपीरियर अथॉरिटी की। तो इनके मुताबिक एक ऐसी अथॉरिटी होती है, डिटर्मिनेट लोगों की एक बॉडी होती है, वो सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों की भी, मतलब काउंटेबल पीपल होते हैं, उनकी एक बॉडी होती है जो कि एक कमांड इशू कर रही होती है, उसका नाम लॉ इन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि विच इज़ ऑबेड बाय द इंडिविजुअल्स। जब हम डोमेस्टिक लेवल पर बात करेंगे तो इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, यही चीज़ जब हम इंटरनेशनल लेवल पर ले आते हैं तो इंडिविजुअल्स के बजाय हम उनको सब्सिट्यूट कर देते हैं स्टेट्स के साथ। एंड विच इज़ इन्फोर्स बाय सैंक्शन ऑफ फिजिकल फोर्स। और इसकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है, इस कमांड की इन्फोर्समेंट होती है फिजिकल फोर्स की सैंक्शन से, कि अगर आप लॉ को ओबे नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ जो है फोर्स एक्सरसाइज की जाएगी, मतलब आपके ऊपर उस चीज़ को ज़बरदस्ती जो है आप कह सकते हैं कि बाइंड किया जा रहा है। तो मिस्टर ऑस्टिन के मुताबिक लॉ एक कमांड है एक सुपीरियर अथॉरिटी की, जिसको स्टेट जो है ओबे करती हैं और इसकी इन्फोर्समेंट जो है एक फ़िज़िकल फोर्स के ज़रिए की जाती है। तो अगर इनकी डेफिनेशन को हम देखा जाए और हम इंटरनेशनल लॉ को देखें तो इनके मुताबिक लॉ जो है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक प्रॉपर लॉ नहीं है। वो कैसे? जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया, तीन जो हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं एक स्टेट के अंदर, लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, आपकी एग्जेक्टिव बॉडी होगी, तीसरी जुडिशियल बॉडी होगी। तो इनके आर्ग्यूमेंट के मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई भी एक ऐसी यूनिफॉर्म लेजिस्लेटिव एजेंसी नहीं है जो कि कोई कमांड इशू कर सके। कमांड वाला एलिमेंट गया, ठीक है। सेकंड चीज़ जो इन्होंने कही कि एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है, ठीक है। तो एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है तो फिजिकल फोर्स जो है वो कौन एक्सरसाइज करेगा? हमारे एक कोई भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर कि एक ऐसी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कोई भी एक ऐसा सेंट्रल इदारा नहीं है, यूनिफॉर्म इदारा नहीं है जो कि एक फोर्स के ज़रिए लेजिस्लेटिव लॉज को, जो ट्रीटीज़, जो कन्वेंशन हमारी फॉर्म हो जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके, इन्फोर्स करा सके। कोई भी एक ऐसी फिजिकल फोर्स का मैकेनिज़्म हमारे पास इंटरनेशनल लॉ में अवेलेबल नहीं है। तो सेकंड इंग्रेडिएंट भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इन्होंने दिया कि हमारे पास कोई भी एक इम्पार्शल अथॉरिटी नहीं है, एक ऐसी जुडिशियल बॉडी हमारे पास नहीं है जो कि इन लॉज को इंटरप्रेट कर सके। जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं वो स्टेट की कंसेंट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि अगर स्टेट कंसेंट देगी तो जो है वो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर सकती हैं, उसके अलावा वो अपनी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो ये तीन जो मेन रीजंस थे जिनकी वजह से मिस्टर ऑस्टिन ने ये आर्ग्यू किया कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ नहीं है, बल्कि ये सिर्फ रूल्स ऑफ मोरालिटी की हद तक महदूद है, जो कि पब्लिक ओपिनियन की वजह से जो है आप लोग फॉलो करते हैं, बाकी ये किसी भी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होते। अब इसकी जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो सबसे पहले इसको क्रिटिसाइज करने वाले थे मिस्टर स्टार्क। मिस्टर स्टार्क ने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लॉ प्रॉपर है। वो किस तरीके से कि उन्होंने कहा कि सिर्फ फोर्स ही एक ऐसी चीज़ नहीं जो कि किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कराती है। अगर आप जो है मॉडर्न हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस को देखें जो कि स्टडी करती है, लॉ को स्टडी करती है उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो उसके मुताबिक एक ऐसी भी हमारे पास कम्युनिटीज़ गुजरी हैं जहाँ पर कोई भी लेजिस्लेटिव मैकेनिज़्म नहीं था, उसके बावजूद जो है लोग लॉज को फॉलो करते थे। तो उनके मुताबिक जो है फोर्स जो है वो सिर्फ एक ऐसे एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से स्टेट्स जो हैं या फिर इंडिविजुअल्स जो हैं वो लॉज को ओबे करते हैं, उसके बगैर भी, फिजिकल फोर्स के बगैर भी लॉज को ओबे कराया जा सकता है। सेकंड चीज़ जो इनके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ वो ये था कि इन्होंने जो कस्टमरी लॉज होते हैं, जो अनरिटन लॉज होते हैं, जो कि लोगों ने अपनी हैबिचुअल प्रैक्टिस के ज़रिए डेवलप किए होते हैं, उसको इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। क्योंकि जब आप कमांड की बात कर रहे हैं तो मतलब आप कस्टमरी रूल्स, वो वाले रूल्स जो कि लोगों ने म्यूचुअली आपस में अग्री करके लोग आपस में फॉलो कर रहे होते हैं, वो चीज़ तो आप उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन जो है
जो अनरिटन लॉज और हमारे कस्टमरी लॉज वगैरह होते हैं उस चीज़ को भी इग्नोर कर रही होती है। तीसरी क्रिटिसिज्म इन पर जो होती है वो ये है कि हालांकि हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी अवेलेबल नहीं है जो कि इन लॉज को बना सके, लेजिस्लेट कर सके, लेकिन हमारे पास ट्रीटीज़ का, कन्वेंशंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट अवेलेबल है जिसके ज़रिए स्टेट आपस में मिलकर बैठकर जो है कुछ ऐसे रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ अपने लिए जो है वो डेवलप कर सकती हैं, और इस तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है इंटरनेशनल लॉ का चलाया जा सकता है। तो इनके मुताबिक जो है तो मिस्टर ऑस्टिन वो बंदे थे जिन्होंने ये कहा कि इंटरनेशनल लॉ एक प्रॉपर लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तो कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, कोई एग्जेक्टिव बॉडी नहीं है, और इसके अलावा कोई बाइंडिंग जो है जुडिशियल अथॉरिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखते हैं हम सेकंड डेफिनेशन को। हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है मिस्टर ओपेनहेम की। इनके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल एक प्रॉपर लॉ है। वो किस तरीके से? इनकी डेफिनेशन ये कहती है कि लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है, मतलब कुछ हमारे पास ऐसे सिस्टमेटिक रूल्स वगैरह प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लॉ कहते हैं, जो कि ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करती हैं विद इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं, या फिर अगर हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो स्टेट की जो कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर जितनी भी स्टेट हैं उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने वाले जो रूल्स, जो प्रिंसिपल होते हैं, उनको इन्होंने लॉ का नाम दिया, जिसको जो है ये स्टेट्स कॉमन कंसेंट देती हैं, कॉमनली कंसेंट करती है कि हम इनको जो है एग्री करते हैं, उनके ऊपर अपनी रजामंदी जो है जाहिर करती हैं। और इनकी इन्फोर्समेंट कैसे होती है? बाय एक्सटर्नल पावर। वो अपनी कंसेंट देती हैं कि ये जो लॉज वगैरह जिनके ऊपर हम अपनी कंसेंट दे रहे हैं, इसको एक एक्सटर्नल पावर के ज़रिए जो है इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो इनकी डेफिनेशन के मुताबिक पहले तो एक कम्युनिटी होती है, एक कम्युनिटी होगी जहाँ पर लोग रह रहे हैं। उस कम्युनिटी के लिए फिर एक बॉडी ऑफ रूल्स हमारे पास है जो कि जिसको वो कम्युनिटी के लोग जो हैं, स्टेट्स जो हैं, कंसेंट करते हैं। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बताई कि वो इस चीज़ को कंसेंट करते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्सरसाइज की जा सकती है इन लॉज को, इन रूल्स को इन्फोर्स कराने के लिए। अगर इनकी हम डेफिनेशन को आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वाकई में हमारे पास एक कम्युनिटी अवेलेबल है। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें सारी स्टेट्स हमारी आ जाती हैं, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है, इनकी जो बॉडी ऑफ रूल्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं। बॉडी ऑफ रूल्स वो किसी भी तरीके से डेवलप हो सकते हैं। जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं, जैसे कि कस्टमरी सोर्सेज आ गई एज अ जनरल प्रैक्टिस, जो कि रूल्स डेवलप हो जाते हैं। और उसके अलावा बाय मींस ऑफ ट्रीटीज़, बाय मींस ऑफ कन्वेंशंस आ गया, बाय मींस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स वगैरह आ गया। हमारे जो भी रूल्स वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं वो सारे रूल्स इसमें आ जाएंगे। एक कम्युनिटी होगी, बॉडी ऑफ रूल्स होगी जो कि स्टेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। और तीसरी चीज़ जो है वो स्टेट कंसेंट देती हैं कि हमारे ऊपर जो है एक एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इन्फोर्स कराई जा सकती है, उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। मतलब स्टेट की कंसेंट के साथ जो है ये चीज़ हो रही होती है। तो वाकई में अगर आप देखें, लीग ऑफ नेशंस बनी, उसमें हमारी एक इन्फोर्समेंट बॉडी थी। यूएनओ बनी, उसमें हमारी एक इन्फोर्समेंट बॉडी है जिसको हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। जो भी डिसीजन वगैरह आपके आ रहे होते हैं इंटरनेशनल जुडिशियल बॉडी से, उनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। और उसके अलावा जहाँ तक भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का मसला आ जाता है तो यूएनएससी जो है वहाँ पर इंटरवीन कर सकती है। तो एक मतलब हमारे पास किसी हद तक एक सेंट्रल बॉडी जो है, या फिर एक ऐसी हमारे पास एजेंसी अवेलेबल है जो कि लॉज को इन्फोर्स करा सकती है, जो कि आपने ऑब्लाइज किया हुआ है, उनके साथ अपनी कंसेंट दी हुई है। तो एक्सटर्नल पावर हमारे पास वो बॉडीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा भी जब एक ट्रीटी, एक कन्वेंशन बन रही होती है तो उस ट्रीटी, एक कन्वेंशन के अंदर जो है कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हमारे डेवलप हो रहे होते हैं। वो मैकेनिज़्म रिपोर्टिंग मैकेनिज़्म भी होते हैं, जिसके ज़रिए स्टेट्स को ये ऑब्लिगेट किया जाता है कि आपने टाइम टू टाइम 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जो है इससे रिलेटेड आपने रिपोर्ट जमा करानी है इस बॉडी को कि आपने इस ट्रीटी को, इस कन्वेंशन को किस हद तक जो है अपने लॉज के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, और इम्प्लीमेंट करने के नतीजे में आपने कौन कौन सी डेवलपमेंट्स को अचीव कर लिया है। इसमें दूसरा मैकेनिज़्म हमारे पास ये हो सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कंप्लेंट सेल भी बनाया जा सकता है कि इंडिविजुअल बंदे के अगर राइट्स हैं किसी स्टेट के अंदर इन्फ्रिज हो रहे हैं और वो स्टेट जो है उसके राइट्स को रिड्रेस नहीं कर पा रही है, तो वो बंदा वहाँ से निकल कर, स्टेट से निकल कर आ सकता है आपका इंटरनेशनल जो इंडिविजुअल कंप्लेंट सेल है वहाँ पर आकर अपनी कंप्लेंट लॉन्च करवा सकता है और स्टेट के खिलाफ वहाँ पर फिर
जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट हो सकती है। लेकिन इसके लिए भी कंसेंट का एलिमेंट लाजमी है, जो कि इस डेफिनेशन में आ रहा है कि स्टेट ने कंसेंट देना उसका लाजमी होना चाहिए एक्सटर्नल पावर एक्सरसाइज करने के लिए। तीसरा हमारे पास मैकेनिज्म यहाँ पर ये आ जाता है कि एक जो ट्रीटी या कन्वेंशन होती है उसके अंडर कुछ ऐसी बॉडीज़ वगैरह बन जाती हैं जो कि आपके उस इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म को देख रही होती है, उसको टाइम टू टाइम मतलब चेक कर रही होती हैं और जो आपको रिकमेंडेशन भी साथ साथ जो है वो दे रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट मैकेनिज़्म होते हैं जिन पर स्टेट कंसेंट देती है और कंसेंट के बाद जो है एक एक्सटर्नल पावर जो है उन स्टेट्स की तरफ अप्लाई की जाती है और उन लॉज को जो कि उन्होंने अंडरटेक किए होते हैं उनको जो है वहाँ पर इन्फोर्स किया जाता है फिर। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम इजीली ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हालांकि इंटरनेशनल लॉ में एक यूनिफॉर्म बॉडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी बॉडीज़ हमारे पास, कुछ ऐसे ऑर्गन्स इंटरनेशनल लेवल पर अवेलेबल हैं जो कि इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम करते हैं, लॉज को इन्फोर्स कराने का काम कर रहे होते हैं। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करना चाहें कि क्या इंटरनेशनल लॉ है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई में इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन में अपनी जगह को बना रहा है। वो किस तरीके से कि मिस्टर ऑस्टिन ने जो भी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह किए वो उनके वक्त के मुताबिक बिल्कुल ठीक होंगे, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन आज की दुनिया में उनकी डेफिनेशन जो है इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल आउटडेट हो चुकी है। आप अगर ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि डोमेस्टिक लॉ में ये मैकेनिज़्म हमारे पास अवेलेबल है लेकिन इंटरनेशनल लॉ में हमारे पास ये बिल्कुल सेम मैकेनिज़्म अवेलेबल है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक अलग डॉक्ट्राइन के तहत रेगुलेट होता है, डोमेस्टिक लॉ एक अलग जो है डॉक्ट्राइन के तहत रेगुलेट होता है। दोनों के जो मैकेनिज़म्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, तो दोनों को एक ही पर्सपेक्टिव से देखना बिल्कुल नामुनासिब होगा। इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक लॉ प्रॉपर है। क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव हमारे पास बॉडी तो नहीं है यूनिफॉर्म, लेकिन लेजिस्लेटिव मैकेनिज़म्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें स्टेट्स जो हैं वो कस्टमरी रूल्स को, मतलब जो जनरल प्रैक्टिस उनकी एक दूसरे के साथ होती है उसके ज़रिए रूल्स को डेवलप है उनको फॉलो करती हैं, और उसके अलावा ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन के ज़रिए वो क्या कर रही होती हैं, आपस में कुछ अपनी राइट्स, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज़ को जो है डिटरमाइन कर रही होती हैं, जो कि उनके ऊपर फिर आने वाले वक्त में बाइंडिंग होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एग्जेक्टिव बॉडीज़ भी अवेलेबल हैं जो कि एक सेंट्रल बॉडी तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट ऐसी अंडर ट्रीटीज़, अंडर कन्वेंशंस, या फिर जो है एक जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अंदर, या फिर जो रीजनल आपकी जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन उनके चार्टर्स के अंदर ऐसे मैकेनिज़म्स, ऐसी बॉडीज़ बनाई जाती हैं जो कि इन लॉज को जो कि आपने अंडरटेक किए होते हैं उनको इन्फोर्स करा रही होती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवा रही होती हैं। तीसरी चीज़ जो है बात आ जाती है जुडिशल ऑर्गन की। तो अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन का जो प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा भी डिफरेंट जो आपकी आर्बिट्रेशन काउंसिल्स बनी होती हैं, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स जो है इंटरनेशनल तौर पर हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हालांकि ये स्टेट जो है वो स्टेट की मतलब ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो जुडिशल बॉडीज़ हैं वो स्टेट की कंसेंट के बाद ही काम शुरू करती हैं, लेकिन इनके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग भी होते हैं और इसके साथ साथ एडवाइजरी भी होते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल लॉ जो है इन लॉ की डेफिनेशन के अंदर अपनी जगह बना रहा है और इसे हम एक प्रॉपर लॉ कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।